दिख रहा है। चलिए, जो लिखा हुआ है उसी पे चर्चा खाली करेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, ठीक है। मतलब जो इसमें दिया है उसी पे बात करेंगे, और आशा करेंगे कि उतना ही अगर आप करके आए तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक भी शब्द अगर हम बोल रहे हैं तो उसको सुनना है, ठीक है। एक ने 2 बार आप सुन लीजिए, लेकिन क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, इतना तय है। कुछ भी आएगा उसी से आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करें तो। जी। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे नाम है संघीय कार्यपालिका, ठीक है। तो संघीय कार्यपालिका के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं, भाग एक हम नहीं पढ़ाए थे, हालांकि भाग दो ये नहीं पढ़ाए हैं। भाग तीन से हम है, लेकिन एक आपका हुआ, दो हुआ, तीन हुआ और चार हुआ, चार का क हुआ, ठीक है। यहाँ तक खत्म हो गया हम लोग का। अब है भाग पांच, संविधान के भाग पांच में संघीय कार्यपालिका की चर्चा की गई है। अभी भाग पांच में अनुच्छेद कितना से कितना है, तो पहला बात यही देखिए, संघीय का भाग पांच में क्या है, तो संघीय कार्यपालिका। कल एक क्वेश्चन ये रहेगा आपका, अनुच्छेद 52 से कितने तक है। 78। एक ये आपको रटना है। उसके बाद अब हम अनुच्छेद चलेंगे 52 से लेके सीरियल वाइज, सीरियल वाइज, सीरियल वाइज। कम से कम राष्ट्रपति को हम कोशिश करेंगे आज इसमें, जो संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, तो उसमें राष्ट्रपति आएगा, ठीक है, पूरा मंत्रिमंडल ये सब आएगा। तो हम कम से कम संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति को कम से कम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा होता है इंपॉर्टेंट उसका अनुच्छेद और उसका जो काम है उसमें, बस इतना ही चीज राष्ट्रपति में देखना है। आपको बहुत ज्यादा कोई इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। तो भाग पांच, 52 से 78। अब दिया है कि भारतीय संघ जो है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। मतलब जो कार्यपालिका होता है, जो देखिए कार्यपालिका सरकार जो होता है उसका 3 अंग पहले देख लीजिए। सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, पता होगा। तो जो विधायिका है उसी का कुछ हिस्सा जो है कार्यपालिका का हिस्सा होता है, ठीक है। कार्यपालिका होता है, कार्यपालिका का हिस्सा नहीं, पूरा कार्यपालिका होता है। न्यायपालिका सिर्फ सेपरेट होता है, कल भी ये बात हम बोले थे। तो जो विधायिका का ही कुछ व्यक्ति है, तो उसमें राष्ट्रपति जो एक हो, वो भी चुन के ही गया हालांकि, लेकिन वो कार्यपालिका का शक्ति जितना पावर होगा उसके पास होगा। विधायिका क्या करता है, कानून आपको बना देगा, ठीक है। यानी कोई भी एक्ट है वो बना देगा कानून, विधायिका। उसको लागू कराने का काम किसका होगा, कार्यपालिका का। कार्यपालिका उसको क्या करेगा, लागू करवाएगा, ठीक है। अब लागू किए और उसके बाद आप उल्लंघन करिएगा, ठीक है। उल्लंघन करिएगा तो आपको पनिशमेंट देने का काम कौन करेगा, न्यायपालिका करेगा, ठीक है। तो सरकार इसी तरह चलती है। कानून बनाने का काम संसद का है, विधायिका का है। उसको इम्प्लीमेंट करने का, लागू करने का, पूरा प्रशासन चलाने का काम किसके ऊपर है, कार्यपालिका के ऊपर है। और जब आप गलती करेंगे, ठीक है, तो न्यायपालिका उसके लिए बैठी हुई है। इतना ध्यान रखना है कि जो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का पावर हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है। सारा पावर उसी में निहित होता है, ये अनुच्छेद 53 में कहा गया है, ठीक है। अभी अनुच्छेद सीरियल से हम लोग हालांकि देखते करेंगे। भारत में कह रहा है संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। कहाँ से लिया गया संसदीय व्यवस्था, तो ब्रिटेन से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। कह रहा है हम संसदीय व्यवस्था क्यों लिए हैं, संसदीय व्यवस्था क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारा जो मंत्रिपरिषद होगा यानी कार्यपालिका का जो हिस्सा हो, कार्यपालिका एक तरह से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति, यहाँ जहां पर जनता का बहुमत है उसके प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है। तो हम संसदीय व्यवस्था में एक कंडीशन क्या होता है कि जो कार्यपालिका का हेड होता है ना, वो सिर्फ नाम मात्र का रह जाता है, ठीक है। उसका कोई काम नहीं, मतलब कि सिर्फ स्टाम्प मोहर लगाने के लिए बैठा हुआ है, उसके पास ले जाए स्टाम्प मार देगा, मोहर मार देगा, बस उतना ही काम उसका रह जाता है। किसमें, संसदीय व्यवस्था में। लेकिन यही अमेरिका देखिए, यूएसए जो है, वहाँ अध्यक्षीय, वहाँ कभी सुना है कि मतलब कि वहाँ संसद पावरफुल, संसद पावरफुल कहाँ से रहेगा, उसका राष्ट्रपति ही ज्यादा काम करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के पास पूरा का पूरा फुल पावर होता है, ठीक है। हमारे यहाँ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में है, वहां भी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, नाम मात्र के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। कठपुतली राष्ट्रपति जिसको शब्द यूज किया जाता है, आलोचक यूज करते हैं। लेकिन उसके यहाँ पूरा फुल पावरफुल होता है। कुछ भी फैसला लेना है वो लेगा, ठीक है। फिर लास्ट में संसद के पास वो भेज देगा कि इसको पास करवाओ। पास हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो देखा जाएगा। नहीं होगा पास, इसका मतलब बहुमत में नहीं है, ठीक ना। तो सिंपल सी बात आप सोच के देखिए कि वहां राष्ट्रपति का कितना पावर, यहाँ कहाँ कितना नहीं है पावर। इसीलिए हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो संसदीय व्यवस्था है, और वहाँ जो व्यवस्था है अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है,
राष्ट्रपति या कार्यकाल का हेड नाम मात्र का होता है, ठीक है। ये और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपाल का है, और लेकिन ओरिजिनल पावर जो होगा उस लोकसभा का जो नेता होगा उसके पास होगा। तो लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। देखिए, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा का नेता मंत्री प्रधानमंत्री, इसीलिए उसके पास पूरा पावर होता है। तो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो होगा, जो लोकसभा में बैठेगा, उसी के पास पूरा का पूरा क्या होगा? कार्यपाल का शक्ति रखा होगा, ठीक है। ओरिजिनल पावर ये लेकर बैठा रहता है। ये डिफरेंस कल इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटी है, ठीक है। अब हम लोग राष्ट्रपति, इसमें पहला टॉपिक है तो राष्ट्रपति ही पढ़ेंगे। हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, कोई धड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। पहला टॉपिक है राष्ट्रपति। तो अगर राष्ट्रपति को देखते हैं तो कह रहा राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत, एक सेकंड, और मोटा है तो पतला कर लेना जरूरी है, ठीक है। अनुच्छेद 52 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 52 जो है वो क्या कहता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत संघ जो है उसका एक राष्ट्रपति होगा, बस इतना ही सब कहता है, ठीक है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होगा और भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा। ये दो बात कहता है। तो ये दोनों बात अनुच्छेद किसमें है? 52 में है। यानी देश का संवैधानिक प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति। और भारत का प्रथम नागरिक भी कौन होगा? राष्ट्रपति, ठीक है। तो पूछा जाता है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, ठीक है। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का एक मतलब भारतीय संघ का एक राष्ट्रपति होगा, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा? राष्ट्रपति। देखो 52 दिया। अब 53 अनुच्छेद यहाँ नहीं लिखा है, लिखा है नीचे? नहीं, सीधे 54 पे आ गया। 53 कौन था? ये जो हम पढ़ रहे थे 53 ही था। क्या था 53? कि संघ की समस्त कार्यकाल का शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात है कि वो अपने पावर का सीधा प्रयोग नहीं कर सकता, वो शक्ति का सीधा प्रयोग नहीं करेगा। बहुत कम मौका मिलेगा सीधा प्रयोग करने का, यानी ऑर्डिनेंस लाने का, 1 2 3, ठीक है। बहुत कम मौका मिलेगा। यानी वो अपनी शक्ति का या तो खुद से प्रयोग करेगा या अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से प्रयोग करेगा। वही अधीनस्थ अधिकारी हो जाता है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, ठीक है। या फिर एग्जीक्यूटिव बहुत सारे जो पदाधिकारी हो। तो इसका पावर जो है राष्ट्रपति, इसीलिए यहाँ पर नाम मात्र बन जाता है, ओरिजिनल पावर इस सबके पास आ जाता है। अनुच्छेद 52 पता चल गया क्या है? अनुच्छेद 53 पता चल गया। चलिए अब अनुच्छेद 54 की तरफ चलते हैं। कहीं लिखा है कि हम सीरियल वाइज से चलेंगे, इसमें कैसे लिखा है उससे मतलब नहीं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, ठीक है। यानी राष्ट्रपति 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निर्वाचक मंडल की बात करता है, जो ये दिया है। इसमें कह रहा है कि राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। देखिए इसमें संसद पूरा उठा लीजिए, ठीक है। संसद प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना निर्वाचित लगाना है, निर्वाचित सदस्य। तो संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा राज्यसभा दोनों आ गया संसद में, और विधानसभा पूरे भारत में जितना है, ठीक है, सभी के निर्वाचित सदस्य। और अभी संशोधन किया गया, आप लोग संविधान संशोधन बताएंगे कि किस संविधान 70। संशोधन के तहत पुदुचेरी और दिल्ली के संविधान विधानसभा के लोगों को भी शामिल किया गया था। कौन बताए? 70। कितना बोला? आवाज नहीं आ रही। 70। 17। ठीक है, 70। चलिए तो ये हो गया आपका 54। तो इसमें कोई बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है, आसानी से समझने वाला है, ठीक है। राष्ट्रपति का पद जो है उम्मीदवार के लिए, अगर आप चुनाव में खड़ा होंगे तो निर्वाचक मंडल में 50 सदस्य प्रस्तावक, 50 सदस्य अनुमोदक होना चाहिए। 50 आदमी आपके नाम का प्रस्ताव रखेगा और 50 उसको सपोर्ट करेगा कि हाँ यही आदमी, यही आदमी, ठीक है। तो 50 होना चाहिए मतलब प्रस्तावक, 50 क्या होना चाहिए? अनुमोदक होना चाहिए। और साथ में एक ही व्यक्ति भारत में चाहे जितना बार राष्ट्रपति बनना चाहे बन सकता है, ठीक है। ये बात पता हो। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उस समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, ये तीसरे स्वरूप एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, ठीक है। ये अनुच्छेद 55 कहता है। 53 के बाद 54 के बाद 55 था ना, 55 में यही है ना कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति गुप्त पूरा क्या है सर? गुप्त मतदान द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय के द्वारा होगा। ये होता कैसे है ये हम समझा देते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 55 है, इतने तो याद होगा आपको। जैसे मानिए कि एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति है, एक ये व्यक्ति, 4 व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा है। लेकिन भारत में ऐसा होता नहीं, अंतिम बच के 2 गो रहता है, ठीक है, क्योंकि 50 गो प्रस्ताव 50 गो अनुमोदक मिलवे नहीं करता है, नहीं तो कोई भी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो जाए, ठीक है। तो जैसे मानिए ई खड़ा हुआ, इसको 20% वोट मिला, इसको 15%, इसको 30%, इसको 40%, ज्यादा हो जाएगा कि 4 3 7 2 9 इसको 10 ले लेते हैं तब हो जाएगा। इसको 10%, ठीक है, और इसको 40%।
अब मानिए कि हमारा कह रहा है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के विशेष एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। अब हमें चुनाव के लिए जब आप जाएंगे, जब इसका सूत्र देखेंगे शायद नीचे होगा, तो आपको जीत के लिए 50% अब प्लस 1 वोट चाहिए। तो किसी को तो 50% वोट नहीं आया, तो किसको जिताइएगा? किसी को नहीं जिता सकते हम। तो इसके लिए चुनाव में एक पद्धति होता है, जो समानुपातिक देख रहे हैं कंसेप्ट में, कि आपको चॉइस देना होता है कि पहला रैंक पे इसको, दूसरा पे इसको, तीसरा पे इसको, चौथा पे इसको। तो हो सकता है कि ई मानिए ए है, ई बी है, ई सी है, डी है। तो बहुत सारा व्यक्ति 20% लोग ने ए को दिया फर्स्ट चॉइस, 10% बी को, 30% इसको, तो ऐसे कर करके चॉइस दिया गया। तो जो इसका फर्स्ट चॉइस, ये आप मानिए 10% वाला कहिए जीतेगा, नहीं जीतेगा, इसको हटा देंगे, बाहर कर देंगे रेस से। रेस से ये जब घोड़ा बाहर होगा 10% वाला, ये 10% लोग तो इसको फर्स्ट चॉइस दिया था, ठीक है। लेकिन ये 10% लोग दूसरा चॉइस किसको दिया था, सेकंड चॉइस किसको दिया था? तो कुछ इसमें मानिए 2% इसको दिया होगा, 3% इसको, 3-5 या 5% इसको। तो ये अब 45% के पास चला गया, चला गया। अब बताइए, अभी भी कोई नहीं जीत रहा है। इसका मतलब सबसे लोएस्ट जो रेस में होगा उसको फिर से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो सेकंड मतलब कि नीचे से होगा, मतलब उसका जो सेकंड चॉइस होगा, जो बाहर होगा उसका सेकंड चॉइस, उसको फिर बांटा जाएगा सबके बीच। तो देखा जाएगा 45 वाला क्या गया, 60-50 पे गया। अगर ये 50 पे पहुंच गया पहले, तो ये विजेता हो जाएगा, ठीक है। बहुत गौर से देखे होंगे तब अभी समझ में आ गया होगा आपको। किन्हीं को आया समझ में कि नहीं? आ गया सर। आया है सर। पूरे में सर। चलिए, अच्छा, नीचे लिखा भी है, नीचे दिया भी है। चलिए देख ही लेते हैं क्या दिया है। 54-55 पे जाएंगे ना। राष्ट्रपति की निर्वाचन समिति विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। पते होगा, निर्वाचन अवैध घोषित होने पे उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। मतलब कि अगर कुछ भी झगड़ा हो जाता है निर्वाचन को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, और वो काम जो कर देगा वो अवैध नहीं होगा, भले उसका चुनाव अवैध हो। अब देखिए कह रहा है पद्धति के बारे में, समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली, किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीट मिलती है जितना प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। यानी मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी के संसद में उसी अनुपात में सीट दे दी जाती है जिस अनुपात में उसे वोटों का हिस्सा मिलता है। प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशी की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है, पता होगा, और उतने ही प्रत्याशी को उस प्राथमिकता सूची में चुन लेती है जितनी सीट और कोटा उसे दिया जाता है। चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। सब पार्टी को बराबर बराबर दे दिया जाता है और अपना कैंडिडेट सीरियल वाइज करके चुन लेता है, वही दे रहा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर आएगा वही एकल संक्रमणीय। कह रहा है, एक इजराइल या नीदरलैंड पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों का अनुपात सीट दे दी जाती है। दूसरा तरीका है अर्जेंटीना और पुर्तगाल का। देखो, जहां पूरे देश बहुस्तरीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है, बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र। इजराइल और नीदरलैंड पूरा देश को एक निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया। और यहाँ जो है अर्जेंटीना और पुर्तगाल में बहुत सारा क्षेत्र में। किन्हीं का आवाज इको कर रहा है, बंद कीजिए, बाइक म्यूट कर रखिए। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशी की एक सूची तैयार करती है, और उसमें से उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशी को उस निर्वाचन क्षेत्र में चुना जाना है, ठीक है। जैसे मानिए कि अभी बीजेपी है, सोचिए बिहार से उसको बिहार निर्वाचन क्षेत्र एक बना दिया। बिहार से बोला ये राष्ट्रपति का चुनाव नहीं है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग चुनाव की बात हो रही है, सभी चुनाव में, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो कंडीशन बताए वो पूरे देश के लिए लागू होगा, ठीक है। तो बीजेपी अगर कह दिया कि चलो, बीजेपी दे दिया कि बिहार से समस्तीपुर से मान लेते हैं कि हमारी पार्टी का ये लिस्ट है, ठीक है। ये 5 गो आदमी का नाम दे दिया, चारे को 5 गो दे दिया, ठीक है। अब आपके पास जाना है जी, बहुत सारा कहिए ना, बहुत सारा देश ऐसा है जहाँ एक गो पार्टी काम करता है, चाइना। तो कैसे वहां चुनाएगा? वो जिसको खड़ा करेगा वो थोड़ी जीत जाएगा, वहां 5 आदमी को खड़ा करेगा, ठीक है। मानिए 5 आदमी को खड़ा कर दिया, तो लोग इसको कम पसंद किया, इसको कम किया, इसको कम, इसको, इससे सबसे ज्यादा इसको किया। लेकिन कैसे करेगा? सबको सीरियल वाइज देगा कि हमारा फर्स्ट चॉइस ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये। तो सबसे ज्यादा जो चॉइस होगा वो विजेता होगा। लेकिन 50% पूरना चाहिए राष्ट्रपति के मामले में। 50% नहीं पूरेगा तो पुराने का तरीका हम आपको बता दिए कि जो सबसे नीचे रहेगा उसको बाहर कर देगा रेस से, और उसका सेकंड चॉइस बाकी में बांट देगा। फिर सबसे नीचे रहेगा उसको रेस से बाहर करके उसका सेकंड चॉइस सब में बांट देगा। अगर सेकंड चॉइस में भी गेम नहीं पूरा हो रहा तो थर्ड चॉइस तक जाएगा, ठीक है, लेकिन पूरा कर, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? जी अरे सर, बोलिए ना। जी सर। समझ गए। भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल प्रत्यक्ष चुनाव के लिए ही सीमित रूप से अपनाया है, मतलब कि हम अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए ही इसको अपनाए हैं, ठीक है। संविधान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एक तीसरा और जटिल स्वरूप एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाया गया है, ठीक है।
तो हमारे पास ये जो है कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा का सदस्य, यहाँ बिल्कुल कम चुनाव होगा कि अभी 1/3 सीट के लिए, बहुत कम कम लोगों के लिए, या विधान परिषद के सदस्य के लिए, ठीक है। इस सब अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसीलिए इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जखने प्रत्यक्ष चुनाव यानी जनता डायरेक्ट जब वोटिंग करेगी, ठीक है, तो इस विधि का इस्तेमाल नहीं होगा। फिर कौन सा विधि होगा कि वो जिसको ज्यादा वोट आया वो जीत गया, ठीक है, कुछ मतलब नहीं। भले एक को मानिए कि एक चुनाव क्षेत्र है, आपका मुखिया बनना है, वहां 100 आदमी खड़ा हो गया, अब सबको 1-1% वोट मिला, ठीक है। आप सोचिए 100% फुट जा रहा, लेकिन एगो को 0.05% मिला और एगो को 1.5% वोट मिला, 1.5% वोट मिला ना, वही विजेता हो जाएगा। मतलब सोचिए 1.5% लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला भी वहां का मुखिया हो सकता है। ये हमारे यहाँ पद्धति है प्रत्यक्ष चुनाव में। लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या है कि हमको घींच तीर के 50% +1 ले जाना पड़ेगा। अब क्या बता रहे थे, हाँ, प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। प्रत्यक्ष ये होता है कि जनता डायरेक्ट अपने हाथ से वोट देगी, वो होता है प्रत्यक्ष चुनाव। और प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेगी और उसका प्रतिनिधि किसी को चुनेगा। जैसे मानिए हम आपको, पापा आपको बोलते हैं कि जो भोज खाया, ठीक है, भोज खाने आपको भेज दिए पैसा लेके, लेकिन आपको नहीं जाना था क्योंकि पापा के मित्र का यहाँ जो है फंक्शन था, तो आप लेकिन गए, लेकिन आप किसके प्रतिनिधि के रूप में गए, पापा के प्रतिनिधि के रूप में। तो आप जो है काम करेंगे, आपका एक्टिविटी आपके पापा का एक्टिविटी माना जाएगा, ठीक है। बस सिंपल सी बात वही है, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से। तो जनता डायरेक्ट किसी को चुन दी, जैसे हम विधानसभा के सदस्य को चुन देते हैं, और विधानसभा के सदस्य जो है राज्यसभा के चुनाव में भाग लेता है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, ठीक है, विधान परिषद के सदस्य के चुनाव में भाग लेता, तो वो है अप्रत्यक्ष चुनाव। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। हम लुसेंट के साथ साथ कुछ भी ऐसा फैक्ट्स, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब हम ये सोच के चल रहे हैं कि सब बच्चा है, बिल्कुल ही किसी को कुछ नहीं आता है, ठीक है। इस हिसाब से हम अभी बता रहे थे, ठीक ना। अब चलिए, इसमें 56 दिया है कहीं की, गायब तो नहीं कर दिया, 56 गायब कर दिया है, बताओ 55 तक नहीं जब नहीं, हम लोग थे ना। दिया है, उसी के नीचे ही दिया है। ये सनी को लिखा है, मिल नहीं रहा था, ठीक है। राष्ट्रपति को अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की पदावधि तक, यानी अवधि तक पद धारण करेगा। यानी आज सीट पर बैठ गया, सीट बेल्ट बांध लिया, तो अगले 5 साल तक उस सीट बेल्ट उसका बंधा रहेगा, बस इतना ही। यानी उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। हाँ, अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए, ठीक है। यानी अगला कोई चुनाव का चिन्ह के ना आ जाए उसका पद लेने के लिए, तब तक अपने पद पे रहेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। चलिए, उसको हटने का तरीका वही है, इसमें देखेंगे हम लोग। तो हट सकता है या तो उसका 5 साल टेन्योर पूरा हो जाए, अगला कोई आ जाए हटाने के लिए, या उसको महाभियोग लग जाए, ठीक है, या उसकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है, और कुछ भी ऐसा कंडीशन हो जाए, उस कंडीशन में ही खाली हो सकता है पद, ठीक है। ये सब कंडीशन है। ये नहीं, चलिए 55, बोलिए बोलिए। कुछ नहीं सर। 57 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता का वर्णन करता है, यानी कि सीधा सीधे कहता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन हो सकता है, इसका कोई सीमा नहीं है, जिंदगी में जितने बार चाहे मरते दम तक रह सकता है, बस। लेकिन अमेरिका में कोई व्यक्ति कितना बार राष्ट्रपति रह सकता है? 2 बार। ठीक है, 2 बार। और रूस में भी कंडीशन था, लेकिन रशियन राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन है, उस संविधान विधान के दिए तेल बेचने भेज दिए, और उसी के साथ क्या नाम है उनका, चाइना वाला का, वो भी तेल बेच दिया संविधान का, बोला सब हम ही है, संविधान में चेंज करो, ठीक है, हम जो कहेंगे वही होगा। तो ये सब भी अपना बदल दिया है। मोदी जी भी ऐसी फिराक में है, बदल उदूल के बस जिंदगी भर रह जाए, ठीक है, ऐसा कुछ व्यवस्था बनाओ, ठीक है। हालांकि अभी राष्ट्रपति नहीं है, प्रधानमंत्री है। चलिए, अब हम लोग 57, 56, 57 हो गया। अब हम लोग 58 पर देखते हैं, योग्यताएं, ठीक है। देखिए लुसेंट इसको पहले क्यों दिया पता है, क्योंकि आपको पता हो कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसलिए पहले दिया। तो इसमें जो है राष्ट्रपति की योग्यता है, पद की योग्यता है, क्या है। तो अनुच्छेद 58 ये कहता है कि कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनने योग्य तभी होगा जब उसकी उम्र, पहले तो भारत का नागरिक, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी की हो। तीसरा, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, मतलब राज्यसभा नहीं, लोकसभा। और चौथा, कि चुनाव के समय लाभ के किसी पद पे न बना हो, ठीक है। एक और कंडीशन शायद होना चाहिए था कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त या दिवालियापन न हो, ठीक है। खैर ऐसा व्यक्ति तो कभी चुना ही नहीं सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सीधे भारत का नागरिक हो, ये नहीं कि भारत में जन्म लिया नागरिक हो। तो भारत का नागरिक यानी कोई विदेशी आके भारत की नागरिकता लेके रह सकता है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन कोई एक देश का नाम हमको बताइए जहाँ ये है कि नहीं, वहां जो जन्म लेगा वही वहां का राष्ट्रपति बनेगा।
बोला। अमेरिका। हाँ, एक अमेरिका होना चाहिए, और कोई देश? हम्म, और कोई देश? सर क्या बोले थे? स्विट्जरलैंड। हाँ, देख लीजिएगा, 2-4 देश ऐसा है, ठीक है, जो हाँ अपने नागरिक को ही बना सकता है, बाकी को नहीं बनाता है, ठीक है। बहुत सारा छोटा मोटा देश है, वहां तो ज्यादातर भारतीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है, ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति सभी हैं। चलिए, अब दिया है कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या लाभ का पद का भी हम चर्चा किए थे, किधर गया लाभ का पद? तो लाभ का पद कौन होता है? लाभ का पद जितने प्रकार का नौकरी वाला या बेनिफिट वाला पैसा वाला होगा सब बना। लेकिन राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति खुद जो है ये पद जो है वो लाभ का पद नहीं है, या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में कोई सदस्य है वो लाभ का पद नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात, कि नेता है लाभ के पद पर नहीं है, नेता नहीं है लाभ के पद पे है, ठीक है। तो हम लोग अभी तक 58 तक आ गए हैं, चले 59 की तरफ, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। जी जी सर। 59 की नहीं, 59 की नहीं, 59 के लिए घुसा दिया, इसी में है क्या? खा गया क्या? हो सकता चले है। कोई नहीं यार, खा ही गया होगा लग रहा है। 59 में यही चीज दिया होगा कि राष्ट्रपति जो होगा वो संसद का सदस्य नहीं होता, मतलब उसके शर्तें दिया है, शायद पद की शर्तें होगा, ठीक है। यानी राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या क्या होती, कंडी मतलब क्या क्या शर्तें हैं। तो एक तो राष्ट्रपति जो है संसद का सदस्य नहीं होता, ये बात आपको पता ही है, ठीक है। संसद का, संसद सांसद संसद अंतर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भाग नहीं जाएगा। संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। हाँ, हाँ मतलब राष्ट्रपति, वो लोकसभा, राष्ट्रपति। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, प्लस में क्या कहते हाँ हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। और उसका वेतन और वेतन भत्ता जो होगा होगा, हाँ संसद बिल्कुल, द्वारा। वो सब निर्धारित होगा। अभी कितना मिलता है संसद को, कितना वेतन भत्ता दे रहा है? 5 लाख। 5 5 लाख। हाँ, क्योंकि हम बहुत दिन से अपडेटेड नहीं, इसीलिए हम पूछ रहे हैं, ठीक है। 5 लाख। 5 लाख 2018 में अपडेट किया था। अच्छा, 2018 में कर दिया था, ठीक है। और उसको जो है मतलब आधिकारिक निवास उवास दिया जाएगा, शायद इसी पर के शर्तें हम्म उठते दिया होगा उसके पद के शर्तों के लिए 59 में। आप लोग एक बार इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पोल्यूशन बम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगला 60 की तरफ। कह रहा, पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति एक निर्धारित पत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी उपस्थिति में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का शपथ और प्रतिज्ञा, जितने पदाधिकारी हैं सबका शपथ और प्रतिज्ञा भारतीय संविधान के अनुसूची कितने में है? 2 3 में। तीसरी। 3 में। हाँ, दूसरा में तो तीसरी। पैसा का था, वेतन भत्ता लाओ, ठीक है, ये लाओ। तीसरा में शपथ है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये सब का वहां नहीं है, उसका अनुच्छेद स्पेशल में दिया गया। तो 60 में वही कहता है कि एक शपथ पत्र होगा और उसी शपथ पत्र में सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई होंगे, सीजीआई वो रहेंगे, और उसके सामने अगर सीजीआई किसी कारण से नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का उसके सामने वो शपथ ले लेंगे। शपथ किस चीज का लेंगे, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान के संरक्षण करने का शपथ लेते हैं वो, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। हम्म जी। चलिए, ये क्या दिया है? 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यकाल का कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएगी। अनुच्छेद 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों को उक्त कार्य आवंटन के लिए नियम बनाएगा। मतलब ये कह रहा है कि भारत सरकार का जितना काम होगा राष्ट्रपति के नाम से होगा, ये बात सही है। कुछ भी होता है जी उसी के नाम से होता है। और वो राष्ट्रपति अपने काम को सुविधाजनक और सुगम और सुलभ बनाने के लिए क्या करेगा, मंत्रियों के बीच जो काम का बंटवारा करने का नियम बना सकता है। इसीलिए भारत राष्ट्रपति कुछ करता है, सब काम करेगा, मंत्री वो आगे खाली साइन मारता है, ले ये ले, ठीक। तो बस साइन मार के निकल लेता है। तो ये हो गया आपका 60 शपथ हो गया। 61 दिया है, किधर दिया है? 61 नहीं दिया, चलिए उधर दिया है क्या? 61। अच्छा, इधर छुपा रखा है, ठीक है ठीक है ठीक। हम्म 59 भी इधर छुपा रखा है। पहले नाम देख लेते हैं, फिर 59 है उधर देख लेंगे, हम लोग पढ़ लेंगे। भारत के जो राष्ट्रपति बने उनका जो है कार्यकाल है, नाम है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है, तो दरोगा वाला को तो याद रहना चाहिए। वो 2-3 सूत्र वूत्र है, आप लोग देख लीजिएगा कि राधा रानी ऐसे करके जो भी है, ठीक है। तो हम लोग को इसे नहीं याद रहता तो नॉर्मल याद कर सकते हैं। पहले राजेंद्र प्रसाद थे, 62 तक रहे थे, ठीक है। उसके बाद राधा कृष्ण आए, राधा कृष्ण जी
67 तक रहे। जाकिर हुसैन भाई आए 67 से 69, 2 साल तक रहे। बीबी गिरी आए 69 से 74, 5 साल के लिए। फखरुद्दीन अली अहमद थे 74 से 77, 3 साल के लिए। नीलम संजीव रेड्डी जो है, ठीक है, निर्विरोध चुने गए थे 77 से 82 तक, 5 साल के लिए। ज्ञानी जेल सिंह 82 से 87 के लिए। आर वेंकटरमण 87 92, शंकर दयाल शर्मा 92 97, के आर नारायण 97 2002, एपीजे अब्दुल कलाम 2002 7, प्रतिभा पाटिल 7 से 12, प्रणब मुखर्जी 12 से 17, रामनाथ कोविंद 17 से 22, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, जो स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति है। साथ में ये किस चीज से है, क्या है, सेकंड महिला है, ठीक है। प्रतिभा पाटिल फर्स्ट थी ना, प्रतिभा पाटिल सेकंड महिला है। और साथ में आदिवासी फर्स्ट है, फर्स्ट आदिवासी है। कौन सी आदिवासी समुदाय से आती है? संथाल से आती है, ठीक है। तो ये सब बात आप नोट करके रखेंगे। इनका बर्थडे ये है, अपना देख लीजिए, जिनको विश करना होगा कर दीजिएगा जाकर राष्ट्रपति भवन, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि बीबी गिरी 69 से हुई, तो मतलब जो कार्यवाहक सब रहा उसका हिमायतुल्लाह, क्या नाम था, हिदायतुल्लाह, ठीक है। और बीडी दत्ती ये कार्यवाहक राष्ट्रपति तीनों रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए। खाली ये व्यक्ति इंपोर्टेंट है जो आपको हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पहले बहुत पूछता था रेलवे में, कि भारत के एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो 3 पद को सुशोभित किया है, सीजीआई, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ठीक है। तो तीनों पद को सुशोभित करने वाला एक ही व्यक्ति था भारत में, वो था मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो इस तक में हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत आपको होना चाहिए। अब है राष्ट्रपति के निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी, अच्छा जो हम लोग बात कर रहे थे उस टाइम, कि राष्ट्रपति जो किन किन कंडीशन में अपना पद छोड़ सकता है। तो राष्ट्रपति के लिए कंडीशन ये देखिए दिया हुआ है, तुम मत घसा घसी कर ले। राष्ट्रपति के लिए निम्न दशा में 5 वर्ष से पहले पद त्याग कर सकता है। कौन कौन कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1, उपराष्ट्रपति को संबोधित, जैसे अभी रामनाथ क्या नाम था यार, धनखड़ जी जो है वो बोले कि हमारा तबीयत खराब है जान के, ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति को लगे कि हमको रिजाइन करना किसी कारणवश से, कुछ भी हो जाए मामला, तबीयत खराब हो, स्वास्थ्य खराब हो, आंतरिक कुछ मैटर हो जाए, उसका मन है कि हम नहीं रहेंगे राष्ट्रपति, बात खत्म, तो उपराष्ट्रपति को जाएगा, कहेगा भैया मेरा ये रिजाइन लेटर है, यह त्याग पत्र है, और लो, और हम निकलते हैं। तो उपराष्ट्रपति को लेटर लिखेगा, ठीक है, उस बात और रिजाइन देके निकल जाएंगे, ठीक है। और उपराष्ट्रपति क्या करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति रिजाइन कर दिया है, इसकी सूचना किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट ये नहीं है, इंपोर्टेंट ये है। क्या इंपोर्टेंट है? कि उपराष्ट्रपति ये सूचना किसको देगी? लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को, क्योंकि ये तो सब बच्चा को याद है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को रिजाइन देगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति इस सूचना किसको पहुंचाएगी? लोकसभा अध्यक्ष को पहुंचाएगी। चलिए, एक होता है महाभियोग, जो अनुच्छेद 61 की बातें हैं, ठीक है। तो महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर जो है, महाभियोग बहुत अच्छा से हम लोग चर्चा करेंगे, इतना अच्छा से गारंटी है जिंदगी में नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, ना सुने होंगे कहीं उतना अच्छा से। महाभियोग द्वारा जो हटाए जाने पे जो है अनुच्छेद 61 जो है ये चर्चा करता है कि अगर मतलब उनको ऐसा कुछ कंडीशन आ जाए, उनपे कुछ क्या बोलते हैं उस पे यार, असमर्थता का, संविधान के उल्लंघन का, या कुछ ऐसा मतलब उस पर आरोप लग जाए, तो अपना सदन लाएगा, लोकसभा या राज्यसभा, फिर उनके पारित करवा के इसको हटा देगा। हम इसको डिटेल से भी देखेंगे, रुक जाइए। कह रहा है केवल एक ही आधार है अनुच्छेद 61 में उल्लेखित, वो है संविधान का अतिक्रमण। नहीं, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही सिर्फ हटा सकता है। सॉरी, हम लोग बोल रहे थे असमर्थता के स्थिति, ठीक है, ये हम कहीं से कहीं दिमाग काम कर रहे हैं। इसको हम फिर डिटेल से भी देख लेते हैं। ये देखिए लिखा ही है, ठीक है, पूरा डिटेल में ही लिखा ही है। देखते हैं इसमें आरोप सदनर लिखा है, जज सदनर लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर लगाना है, अनुच्छेद 61 क्या कहता है कि अगर राष्ट्रपति पे आपको महाभियोग लगाना है, तो पहला क्वेश्चन ये कि कौन सा सदन लगाएगा। हाँ, लिख लिए थे, डीआई भी बना लिए थे, और अभी दरोगा वाला लगा सबका ही ले रहे हैं, VC रिसेंट का। आ जाओ, लिंक दे रहे हैं। अरे दरोगा नहीं, पॉलिटी है। चलिए ठीक है, बाद में बात करेंगे, नहीं पढ़ेगा, मेंस वाला से नौटंक कर रहा है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन पर सांसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर वो कुछ गलती करते हैं, मतलब संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो क्या किया जाएगा उनके साथ? उनपे महाभियोग लगाया जाएगा। महाभियोग कौन लगाएगा? ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा सदन लगाएगा? लोकसभा या राज्यसभा? कोई भी लगा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है। किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जाएगा, परंतु इस लगाने से पहले क्या दिन पहले उसको सूचना देना पड़ेगा? कम से कम कितना 14 दिन पहले।
14 दिन पहले, ठीक है। और 14 दिन पहले सूचना दे देगा, राष्ट्रपति को पहले से पता रहेगा कि मेरे विरुद्ध किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, मेरा जब्बा करने का प्रयास, मतलब कि हमको खत्म करवाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी हम न रहे पद पे, उसको ऐसा मौका प्रयास दिया किया जा जाएगा, राष्ट्रपति को मौका रहा है। दिया क्या बोल जाएगा रहे हैं? कि निर्दोष साबित करें। ठीक है, उसको देखते हैं। इसके लिए आवश्यक राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिससे सदन का 1/4, ये जो सूचना दिया जाएगा उस पे सदन का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होगा। यानी कोई भी लगा सकता है, उस पे लगाने का कंडीशन क्या है, उसने क्या संविधान का उल्लंघन किया है, लगाने के लिए राज्यसभा लोकसभा दोनों में से कोई भी लगा सकता है। उसके बाद है कि 14 दिन पहले उसको लिखित में सूचना दीजिए। सूचना जो देंगे, जो पेपर पे सूचना होगा, उस पे 1/4 सदस्य का क्या हो जाना चाहिए, हस्ताक्षर हस्ताक्षर। होना चाहिए। हस्ताक्षर ठीक होगा। है। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है, पहले हम नाम बोल देते हैं, अब यहाँ से आगे भाग गया लिसन बहुत दूर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आरोप सदन। कौन सा सदन, आरोप सदन। आरोप। आरोप। यानी आप आरोप लगा रहे हैं, जो आरोप लगाता है, जहां पे सबसे पहले प्रस्ताव आता है, उसको बोलते हैं आरोप सदन। आरोप सदन ये हो गया। तो आरोप सदन में महाभियोग जब आएगा, पहले कोई व्यक्ति महाभियोग लगाएगा, ठीक है, महाभियोग की चर्चा होगी कि हाँ राष्ट्रपति पे ये इल्जाम है। उसके बाद उस पर डिबेट उबेट पूरा दबा के होगा, ठीक है, जांच समिति होती है, समिति अगर न्यायिक जो होता है वो जांच कर लेगा। तो उसके बाद वोटिंग होगा, तो 2/3 सदस्य द्वारा पारित होना प्रस्ताव को जरूरी है। यानी 2/3 सदस्य, ठीक है, उसमें 50% प्लस 2/3 सदस्य, ध्यान दें, 2/3 सदस्य द्वारा उसको जब पारित करवा दिया जाएगा, तब जाएगा प्रस्ताव दूसरे सदन, यानी लोकसभा पारित करेगा तो राज्यसभा के पास जाएगा, और राज्यसभा पारित करेगा तो लोकसभा के, और दूसरे सदन के पास जाएगा तो दूसरा सदन का नाम होता है जांच सदन। कौन सा सदन, जांच सदन। वहां जांच अच्छे से नहीं होता है, यहाँ खाली चर्चा पर चर्चा करके, और क्योंकि आरोप लगा रहा है वो सदन, 1/4 जो है वो पहले से सिग्नेचर कर दिया है, 2/3 पास कर दिया है, तो आरोप लगा दिया। अब यहाँ आएगा, दूसरे सदन के पास आएगा, तो दूसरा सदन राष्ट्रपति पे जितना भी आयोग मतलब आरोप लगा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी वही होगा कि उठेगा, उसको सुनाया जाएगा पढ़ के, ठीक है, और राष्ट्रपति पर लगे आरोप जितने हैं सबको अच्छे से न्यायिक जांच करवाएगा, ठीक है। अगर जांच हुआ, वो एक रिपोर्ट आता है बहुत लंबा चौड़ा, ठीक है, लंबा चौड़ा, मानिए कि जितना पेज का होगा, तो कमेटी सब जांच करके दे देगा, तो उस पे लगाए गए आरोप अगर ले आया गया, पूरा का पूरा जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पे चर्चा हो जाएगी सदन में, और उस पे फिर जो वोटिंग होगा, और वोटिंग होने के बाद अगर 2/3 बहुमत से उसको पारित कर दिया गया, तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लग जाएगा। जखने पारित हुआ रिपोर्ट, राष्ट्रपति खल्लास, मतलब राष्ट्रपति को अभी ये पद से क्या होगा, निकलना पड़ेगा। तो अब लोग हमें बताइए कि इसमें आरोप सदन कौन सा सदन होता है, लोकसभा या राज्यसभा, जहां से रिपोर्ट जारी जो होगा वहां से। जाएगा। कोई भी हो सकता है, जो जो आरोप लगाएगा वो आरोप सदन हो सकता है, हाँ, ठीक, कंडीशन अप्लाई, ठीक है। अब राष्ट्रपति कब हटेगा, उसके लिए कोई नोटिस जारी करना होगा, या फिर कैसे हटेगा अपने पद से, जब 2/3 बहुमत से, क्या कहते हैं कि मान लीजिए लोकसभा में पेश हुआ, तो लोकसभा अगर पास कर देती है 2/3 बहुमत से, और राज्यसभा भी उसमें मान जाती है, तब तो वो हटा हुआ माना जाएगा। मानने जाती है, मतलब वो भी पास, वही जांच करके उस पास करता है, ठीक है। हाँ, 2/3 बहुमत से अगर वो भी पारित कर देती है तो। वो आप उपराष्ट्रपति वाला में चल जाते हैं, ठीक है, इसमें आइए, इसमें पूरा पास करना पड़ेगा, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि राज्यसभा जो है पारित करके दे दिया, लोकसभा उससे सहमत है, उपराष्ट्रपति की कंडीशन में। राष्ट्रपति की कंडीशन में दोनों को इक्वल पावर है, महाभियोग लगेगा तो दूसरा सदन उसको जांच करवाएगा, जांच करवा के पूरा रिपोर्ट को पारित करवाएगा। जैसे कोई भी विधेयक आता है ना, समझिए विधेयक है, बस इतना जान लीजिए, हाँ, उसको पारित करवा दिया, पारित जखने हुआ सदन में, बहुमत हो गया उस विधेयक के बारे के लेके पक्ष में, बस समझिए राष्ट्रपति कुर्सी उर्सी छोड़ के भागना शुरू कर दिए, ठीक है, क्योंकि अब खाली है, पद खाली हो गया उसी टाइम, यानी राष्ट्रपति पद त्याग हो गया है। उसके लिए कोई नोटिस नहीं, किसी प्रकार का कोई कुछ भी नहीं। अगला चुनाव अब होगा, जब राष्ट्रपति की पद रिक्ति जो है 5 वर्ष की अवधि की समाप्त हुई हो, तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही करा लिया जाएगा। यानी कह रहा है कि अगर 5 साल अगर राष्ट्रपति जैसे आज पद धारण किया, तो अगला 5 साल से तक कुछ नहीं अगर हो रहा, नॉर्मल रिटायरमेंट हो रहा है, तो ये 5 साल पूरने से पहले चुनाव कर लेंगे, ताकि राज्य अंतराल न हो पाए, और जिस दिन इसका रिटायरमेंट होगा उसी टाइम जो है अगला का शपथ ग्रहण होगा, फिर रिटायरमेंट मतलब एक पद से जाएगा। तो राज्य अंतराल यानी वैक्यूम नहीं बन पाए, कहीं पे खाली जगह न बन पाए। चलिए, ये हो गया बात है। पर यदि इसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है, तो राज्य अंतराल न हो, इसके लिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी पद पे बना रहेगा। यानी जब तक वो पद पे रहेगा तब तक रहेगा, जब तक कि अगला कोई
आ ना जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक। क्यों नहीं हटना चाहता है? क्योंकि वैक्यूम क्रिएट ना हो, राज अंतराल ना हो पाए, बस इसके लिए। चलिए, चलिए ये हो गया आपका। हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हैं? ये आर्टिकल भी है ना सर? हाँ, ये सब लिखा हुआ है, आर्टिकल ये सब रखते रहिए ना, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। 56 का 1 गौ। और ऐसे कंडीशन में, यानी चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव में विलंब हुआ है, नॉर्मल रिटायरमेंट है राष्ट्रपति का, तो ये नहीं कहेंगे कि नहीं 5 साल तक पूर गया तुम घर जाओ, उपराष्ट्रपति बैठा हुआ, नहीं। नॉर्मल रिटायरमेंट में ऐसा कुछ नहीं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम नहीं कर सकता है। अगला राष्ट्रपति चुनाव होके आएगा तभी राष्ट्रपति जाएगा सीट से खाली करके। चलिए, लेकिन यदि राष्ट्रपति का देहांत हो गया, या उन्होंने गुस्सा में आकर रिजाइन कर दिया, या उस पे जो है महाभियोग लग गया, यानी पद से हटाया गया, या फिर किसी और कारण हो गया, अन्य कारण हो गया, मतलब ऐसा कारण जो भविष्य में पैदा ले सकता है, तो उसके कारण उसका सीट खाली हुआ है, तो निर्वाचन जो है उसके सीट खाली होने के कितना दिन बाद, 6 माह के 6 महीने भीतर के भीतर अंदर। किया जाना चाहिए, ठीक, 6 माह के अंदर। और यही है ना? हाँ हाँ। जी। और जब जो व्यक्ति आएगा, वो 56 के अनुसार जो व्यक्ति आएगा, वो अपने पद ग्रहण करने की तारीख से कितना दिन तक रहेगा? 5 साल तक। हाँ, 5 साल तक। ये नहीं कहेगा कि अगला राष्ट्रपति 2 साल तक था और उनका देहांत हो गया तो बच्चे 3 साल के लिए तुम राष्ट्रपति बनोगे, नहीं, ये यहाँ नहीं होता। यहाँ 5 साल के लिए जो आएगा, 5 साल के लिए आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, आगे है कि अन्य आकस्मिकता और राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक अभी तक नहीं ना समझने में किन्हीं को? नहीं। नहीं, ठीक है, तो अनुच्छेद 70 की हम लोग बात करते हैं कि अन्य मतलब कंडीशन ऐसा इमरजेंसी, राष्ट्रपति उसके इसमें क्या करेंगे, तो कह रहा है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, किन्हीं का बड़ा म्यूट कर लीजिए, ये हमको एलर्जी है इससे, खरर खरर से। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए, मतलब कह रहा है कि एक ऐसा कंडीशन आकस्मिक इमरजेंसी, तब क्या होगा, तो कह रहा है 70 में, देखिए कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो, तो ऐसी इमरजेंसी में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कृत्य निर्वहन का उपबंध करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969, ठीक है, पारित किया है, जो उपबंधित करता है कि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश से नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या उसके भी नहीं रहने पे उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो, राष्ट्रपति के कृत्य को संपादित करेगा। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन बना लेते हैं पहले कि राष्ट्रपति भी अगर मानिए मर गए, या मतलब कि वो रिजाइन कर गए, या उनपे महाभियोग लगा, तो कौन सीट पे आएगा? उपराष्ट्रपति। कौन आएगा? उपराष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश से नहीं है, ठीक, उपराष्ट्रपति भी VP में, तब कौन आएगा? न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हाँ आएगा। उससे पहले एक बात ध्यान रखना है कि संसद को पावर है, क्या पावर है? अनुच्छेद 70 ये कहता है कि संसद को इसके बाद पावर है कि वो कुछ ऐसा क्या करे, जैसा उचित समझे उस ऐसा कानून बना दे। तो संसद ने एक कानून बनाया इसको लेकर, उसका नाम है राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969। कल के क्वेश्चन में मेरे तरफ से यही रहेगा कि जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है किस अधिनियम के तहत? राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969, 70, 71, 72, 1969 के तहत, ठीक है। वो उसमें बनाया गया कि जो CJI होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, वो राष्ट्रपति का पद धारण कर देगा। तो पहले तो राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति नहीं हो तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं हो तो संसद का है कौन हो? CJI हो। और CJI भी किसी कारण से नहीं तब कौन हो? उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश, या जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वरिष्ठ मुख्य अगर नहीं है तब तो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा। तो ये 70 पता चल गया। 70 क्या है? संसद को कानून बनाने की शक्ति। कैसी शक्ति? कि राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करेगा, कैसी कंडीशन में? जब कंडीशन मतलब कि इमरजेंसी वाला, मतलब कि व्यक्ति न मिल रहा हो, राष्ट्रपति भी नहीं उपराष्ट्रपति। तब अगला चलते हैं, 59(3) पे आ गया जी। अच्छा, वेतन भत्ता यहाँ दिया है, ठीक है। 59(3) कह रहा राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। इसके अलावा आजीवन फ्री मेडिकल, यानी जब तक जिंदा रहेगा उसको स्वास्थ्य सेवा, उसको घर, उसको इलाज की सुविधा समेत अन्य भत्ते दिए जाएंगे, फोन सुविधा, गाड़ी सुविधा, ये सब। कारण उसके वेतन इनकम टैक्स से मुक्त होगा। और राष्ट्रपति और उसकी पत्नी दुनिया भर में कहीं भी फ्री में यात्रा कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास 5 लोगों का सेक्रेटरियल, ठीक है, स्टाफ होगा, यानी 5 लोग आगे पीछे उसको घूमेगा हमेशा जिंदगी भर। भाई साहब, ये हम भी राष्ट्रपति बने, चुनाव को करवा ले क्या? जी सर।
जी सर करवा लो क्या है मतलब, ऑनलाइन। क्या रखा है जिंदगी में भाई बताओ। पहले तो 5 लाख रुपया वेतन देगा महीना, फिर रिटायर करेंगे 50%, 2.5 लाख रुपया। जिंदगी भर का मेडिकल सेवा दे रहा है, घर जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर के लिए मोबाइल भत्ता, ट्रांसपोर्ट, इनकमो टैक्स नहीं देना। हमारे साथ पत्नी भी घूम सकती है जहां मन तहां दुनिया में। आज मालदीव जाएगी, कल वहां जाएगी, परसों वहां जाएगी, डेली घूमने करेंगे। अब घूमेगी तो बैग उठाने के लिए भी आदमी खड़ा रहेगा, ठीक है। मौज ही मौज है यार। राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। कुछ भी हो जाए, वेतन भत्ता से कटौती नहीं होगा। राष्ट्रपति का अवकाश ग्रहण करने के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपया, अच्छा 1.5 लाख रुपया है। हम्म। हम्म, हाँ कम सर, है पेंशन यार। 1.5 लाख। हमको लगा 5 लाख से रिटायर करेंगे तो 2.5 लाख में देगा 50%। चलो कोई नहीं यार, कम में भी काम चला लेंगे। ठीक है। तो कह रहा 1.5 लाख रुपया है। और साथ ही स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपया महीना अलग से आता है। तो 60,000 में 6,000 खर्चा करता होगा, 54,000 रुपया खा ही जाता होगा ना। चलिए तो 2.5 लाख पुर गया, 2 लाख पुर गया, 50,000 और पुराना पड़ेगा अन्न भत्ता से। ठीक है। तो कल कल के क्वेश्चन में ये सब आपको मिलेगा कि राष्ट्रपति को स्टाफ खर्चा के लिए कितना रुपया दिया जाता है, 60,000। ठीक है, एकदम अंदर से दबा दबा के, समझ रहे हैं ना। चलिए, अच्छा वो जो देखे थे कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निपटारा करेगा, लेकिन उसका कार्य तो और रहेगा। भले वो व्यक्ति का चुनाव अवैध हो जाए राष्ट्रपति के रूप में। वो अनुच्छेद कहते हैं 71। 71 है, ठीक है। अब देखिए क्या है, राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य। राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य मतलब कि वो क्या क्या काम कर सकता है। अरे यार स्क्रीन बंद हो गया ना। हम्म। अच्छा, अब दिख रहा है। देख हाँ रहा देख है तो सर। रहा है। राष्ट्रपति के संबंध में कि राष्ट्रपति की जो है नियुक्ति संबंधी अधिकार, यानी किस किस को नियुक्ति करेगा, आप लोग को याद रखना है। मेंस बीबीएससी वाला लिखने आइएगा ना, जितने भी बता रहे हैं इतने खाली याद रखना, बाकी आपको भाषा सिखाया जाएगा। बस आपको पार्ट बाय पार्ट सिखाया जाएगा कि बस ये इसका ये शक्ति है, ये इसका ये शक्ति है, इसको इस क्वेश्चन में ये पूछेगा, अगर स्टाम्प मोहर पूछेगा तो क्या लिखना है, उसको पावर पूछेगा, विवेकाधिकार पूछेगा तो क्या लिखना है। बाकी बात यही रहेगा, सिर्फ सजाना रहेगा बस। तो नियुक्ति संबंधी अधिकार, राष्ट्रपति निम्न नियुक्ति करता है। कौन कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ये क्वेश्चन हजारों बार आपको मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं, नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं, क्या होते हैं? निर्वाचित कौन का नाम? निर्वाचित, भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं, नियुक्त नियुक्त होंगे ना। तो कौन होता है, नशा नियुक्ति करते हैं, होता हम है। ये जानना चाहते हैं। बिहार में बंद है, हम चाचा को बता देंगे, देख लीजिए, ठीक है, फिर आप जानिएगा। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा 75 1। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे देख, बार बार बोल रही है बात, क्योंकि चुनाव उसका एक सांसद के रूप में होता है, न कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में होता है। उसको प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, तो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, न कि निर्वाचित होते हैं। प्रधानमंत्री के सलाह पे मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य, यानी जितने भी मंत्री होंगे, खेल मंत्री, झुनझुना मंत्री, ठीक है, जितना मंत्री आप देखते होंगे, रेल मंत्री, रेल मंत्री, सब मंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, किसके सलाह पे करेंगे? ये बात ज्यादा प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट है मेरे। हाँ, ये हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। चलिए, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, दोनों के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, मतलब वहां के जो होंगे, उसका नियुक्ति करेंगे। साथ ही नियंत्रण को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, राज्य जितने हैं, जितने राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, अभी कितने चुनाव आयुक्त के सदस्य? 30 सदस्य है ना। हम्म। ठीक है, एक और प्लस 2 का 3 सदस्य। इसकी नियुक्ति भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76, इसकी नियुक्ति राज्य के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना होता है, अधिक 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच 263। समन्वय। हाँ, तो उसकी, उसके सदस्य की नियुक्ति, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्य, मतलब कि चेयरमैन और जो मेंबर होंगे, उसकी नियुक्ति। संघीय क्षेत्र के मुख्य आयुक्त, जो मुख्य आयुक्त होंगे, उसकी नियुक्ति। वित्त आयोग 280, उसकी सदस्य की नियुक्ति। ठीक है। उसके बाद भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आयोग जो है, उसके सदस्यों की नियुक्ति। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य की नियुक्ति।
SC/ST वो आ गया। भारत के राजदूत और अन्य राजनयिक, मतलब कि जो हमारे जो होते हैं अलग अलग देश में राजदूत, उसकी नियुक्ति, और SC क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग की नियुक्ति, इस सभी और उसके सदस्य की नियुक्ति सब राष्ट्रपति करता है। ये सिर्फ उसकी नियुक्ति संबंधी अधिकार है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग, पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे, इसे आता ही आता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढा लीजिएगा, मिलेगा। विधायी संबंधी अधिकार, तो राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होता है। ये बताएंगे कि जो संसद है उसका 3 हिस्सा होता है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और सबसे पहले राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। प्रथम सदन बोलते हैं लोकसभा को, द्वितीय सदन बोलते हैं राज्यसभा को। ठीक है, और राष्ट्रपति एक व्यक्ति होता है, तीनों मिलकर संसद का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि उसके पास क्या क्या विधायी शक्ति होंगे, तो क्या क्या, संसद के सत्र को आहूत करने, 50 हो गया, 10 मिनट में खत्म होगा, देखते हैं। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावासन करने, लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 85, ये याद कर लीजिएगा 85। ठीक है, कल पूछा जाएगा। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावास करने, लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार 85। ठीक है, संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदन का अभिभाषण करने के पावर 86 में कहा जाता है कि आओ तुमको लोग को हम भाषण देते हैं। ठीक है, अभिभाषण जो है वो किसमें दिया जाएगा, 86 के तहत, या तो सिंगल सदन को या दोनों सदन को ज्वाइंट रूप से। ऊपर क्या था, हम लोग क्या देखें कि संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावासन करने या लोकसभा को भंग करने। क्यों राज्यसभा को क्यों नहीं भंग किया जाता है? क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है। स्थायी क्या सदन स्थायी सदन, इसलिए भंग नहीं किया जाता, इसीलिए तो स्थायी सदन है। भंग किया जाता तो स्थायी रहता ही नहीं। हाँ, तो वही तो आंसर था जो आपने पूछा। चलिए ठीक है, अभी राज्यसभा पढ़ेंगे ही ना, आगे अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। आपका क्वेश्चन लोकसभा क्या के लिए हम बोले अस्थायी सदन क्यों है? नहीं, आपने पूछा था भंग क्यों नहीं किया जा सकता। हाँ, क्यों नहीं किया जाता, वही बताइए। हाँ, क्योंकि अस्थायी स्थायी सदन है। हाँ? अस्थायी सदन है इसीलिए तो भंग नहीं किया जा रहा है, हम भी तो यही। हाँ, तो ठीक है, चलिए लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात, यानी जनरल इलेक्शन जब भी होगा, जैसे 2024 वाला हुआ, उसके प्रथम सत्र को जाके राष्ट्रपति ही संबोधित करेंगे। साथ में हर साल जब पहला जो सदन होगा, प्रथम सत्र होगा प्रत्येक वर्ष का, उसको भी जाके संसद ही मतलब राष्ट्रपति ही संबोधित करेंगे। ठीक है, उस संसद का अभिभाषण करने की शक्ति है। ये अनुच्छेद 87 है। तो देखिए अभी हम लोग क्या लेंगे, 85, 86, 87, 85, 86, 87, तीनों को रिपीट करके आप बार बार याद करेंगे। ठीक है, सीरियल वाइज से। उसके बाद संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनेगा। बताइए कौन सा अनुच्छेद है, देखते हैं आप लोग का आई खुले हुआ, बोलिए किस अनुच्छेद में दिया है ये बात? 87 है। कौन नशा करते हैं जी, 111 नहीं है क्या? हम एक ऐसे ऐसे कर रहे थे, नहीं समझ रहे थे। 111 इसी में दिया है कि कोई भी विधेयक जो है संसद अगर पारित करेगा तो राष्ट्रपति का अनुमोदन होगा, स्वीकृति होगा तो कानून बन जाएगा। या तो स्वीकृत करेगा, या पुनर्विचार करेगा, या लौटाएगा, मतलब कि आरक्षित रख लेगा, है ना। ये सब कंडीशन जो है राष्ट्रपति के पास है। सर तो 111 में तो वीटो पावर है ना। अरे वही पाबंदी तो हो गया ना ये वाला चीज कि अगर संसद पास करती है तो उसके बाद 3 तरह के पावर आ जाएगा, या तो सहमति देगा या नहीं देगा, या फिर अपने पास रख लेगा। अगर सहमति दे दिया तो वो विधि बन जाएगा। सहमति, देखिए एक होगा कंडीशन की सहमति दे सकता है तो कानून बन गया। ठीक है, लौटा देगा, दिमाग चलाने में रखेगा। तो ये देख आप कह रहे हैं वीटो पावर, लेकिन इसको कौन बोलेगा? ठीक है, ये सब ऑनलाइनर का कमाल है। ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं। चलिए, तो सांसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनेगा। ये 111 में है, ध्यान रखिएगा। वही तीनों चीजें हम फिर से 111 पे चर्चा करेंगे ही आज में। ठीक है, संसद के निम्न विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ता है कि हम ये विधेयक ला रहे हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति कौन कौन से विधेयक आते हैं। तो अगर आपको नए राज्य का निर्माण करना है, या वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करना है, इससे संबंधित अगर कोई विधेयक है तो पहले राष्ट्रपति को बताइए। ठीक है, कि हम नया राज्य का नाम, नए राज्य का जो है निर्माण कर रहे हैं, किसी राज्य का नाम बदल रहे हैं, क्षेत्र बदल रहे हैं, सीमा बदल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये रहा। दूसरा, एक पढ़े होंगे धन विधेयक 109, 110। तो धन विधेयक जो है अगर लाने से पहले सिग्नेचर राष्ट्रपति कर देगा, तो धन विधेयक को सिग्नेचर पहले कर देता है तो कोई कंडीशन नहीं है, बाद में पास है, पास है। ठीक है,
तीसरा, संचित निधि में व्यय करने वाली विधेयक जो 117(3) में दिया गया है, ठीक है, देख लेना है। ये भी विधेयक, ये भी एक तरह से धन विधेयक ही होता है, ठीक है। ऐसा कराधान पर जिसमें राज्य हित जुड़ा हो, मतलब ऐसा टैक्सेशन जिससे जो है राज्य का हित जुड़ा हो या प्रभाव डालने वाला विधेयक हो, यानी उसके टैक्सेशन से मतलब फायदा हो, नुकसान हो, कुछ भी हो, तो उसको भी आप राष्ट्रपति के पास पहले लेके जाएंगे। राष्ट्रपति बोलेगा ठीक है ले जाओ सदन में, तभी आप ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद राज्य, यानी एक से अधिक राज्य जो है अनुच्छेद 302 से शायद ही शुरू होता है, मतलब व्यापार ऊपर वाला, तो राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध लगाने वाले विधेयक, यानी उस पे बैन, मतलब कहते हैं रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक, यानी कोई ऐसा कानून आप ला रहे हैं, विधेयक ला रहे हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्य के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम को क्या करे, रोके, प्रतिबंधित करे, बैन करे। वो 304 अनुच्छेद में दिया गया है ये सब काम, ठीक है, संसद के लिए। तो इसको आपको राष्ट्रपति के पास ले जाना पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा तब सदन में। यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदन में कोई असहमति हो गई, यानी झट्टा झट्टा हो गया, ठीक है, तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदन की ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा 108 के तहत। ये तो पूरा पढ़े ही होंगे। तो मानिए लोकसभा कोई विधेयक को पेश कर दिया, 6 महीना से अधिक हो गया, राज्यसभा नहीं सुन रहा है, ठीक है, या फिर दोनों सदन किसी बात को लेकर ये सहमत हो गया कि इस विधेयक पे संशोधन ये करना है, अभी बहुत संशोधन करना है, एक पास कर दिया था, दूसरे के पास चला गया था, तो ऐसी कंडीशन में ज्वाइंट सिटिंग राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, 108 के तहत ही दिया गया है, ठीक। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं तो नहीं। हाँ, यहाँ होगा तब ना देख लेते हैं, लेकिन मेरा बजा क्या आपको बजा? नहीं, उस दराज में देखिए, उसी दराज में देखिए। चलिए संसद के सदस्य का मनोनयन का अधिकार, अभी हम संसद का अधिकार ही सब देख रहे हैं, ठीक है। आज राष्ट्रपति खत्म होगा कि नहीं होगा जी। अगला है कि संसद के सदस्यों का मनोनयन का अधिकार। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्य की व्यक्तियों की प्रतिनिधित्व नहीं होने पे 2 व्यक्ति को उठा के पटक देगा, ये अनुच्छेद 331 के तहत है। हालांकि इसको क्या कर दिया गया, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। अंतिम समाप्त 2026 में शायद होना है, देख लीजिएगा, ठीक है। अब 2 व्यक्ति कौन, मतलब ये 2 व्यक्ति हो गया जो आंग्ल भारतीय हो गया। ये आंग्ल भारतीय के अलावा यानी लोकसभा में 2 व्यक्ति को चुनना था, वो आंग्ल भारतीय समुदाय के जब प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब, लेकिन इसको अब क्या कर दिया गया, खत्म। अब क्या आ गया, कला, साहित्य, पत्रकारिता या विज्ञान या सामाजिक सेवा, ये याद कर लेना है ये विभाग सब, ठीक है। इसमें किसी को बहुत अनुभव है, बहुत दक्षता है, तो ऐसे 12 व्यक्ति को राज्यसभा में चुनेगा राष्ट्रपति, ठीक है। ये 80(3) में दिया गया है। ये दोनों कंडीशन याद रखना है, राज्यसभा में 12 व्यक्ति, लोकसभा में 2, 12 2 14 चुनाता था, लेकिन ये 2 गया तेल लेने, बच गया ओनली 12, यानी राज्यसभा में सिर्फ चुनाएगा किन किन, किस किस व्यक्ति को, कला वाला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक सेवा, इसमें किसी को अनुभव है तो। बाकी 104 के तहत लोकसभा वाला आंग्ल भारतीय खत्म। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, देखिए इसमें कंडीशन क्या है। अच्छा, अध्यादेश कब जारी कर सकता है, देखिए बताइए बताइए। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो या दोनों सत्र में से कोई एक ना चल रहा हो। ठीक है, देखिए या तो लोकसभा या राज्यसभा और लोकसभा दोनों, यदि सदन में नहीं, सत्र में नहीं है, 3 कंडीशन बता दी, या तो लोकसभा नहीं है, राज्यसभा नहीं है, या दोनों नहीं है। कहिएगा सर राज्यसभा तो हमेशा रहेगा, हाँ ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हम सोच लिए कि नहीं हो सकता है, भारत में ऐसा सब नियम है ना, अन्य देश बोलेंगे तो ऐसा कोई भी कंडीशन क्रिएट हो जाए तो हालांकि नहीं भी रह सकता। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है कि भाई ऐसा कंडीशन है तो कानून कौन बनाएगा, क्योंकि कानून नहीं रहेगा, जरूरत हो गया तुरंत, अभी जैसे मानिए एक्सीडेंट हो गया, अभी तुरंत जरूरत है दवा का, कहिएगा कि ठीक है डॉक्टर चाहे दिल्ली में वो आएगा तो इलाज करेगा तुम्हारा, तब तक बैठो तो यहीं पे, ठीक है, पट्टी उट्टी बांध के अपने से, ऐसा तो नहीं हो सकता है, देश को तुरंत चलाना रन करना होगा। तो 123 के तहत पावर दिया गया है राष्ट्रपति को कि आप तत्काल रूप से क्या करें, एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिसका प्रभाव संसद के किसी अधिनियम यानी किसी कानून के समान होगा। और उसका प्रभाव कब तक होगा, संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक उसका प्रभाव रहेगा। अगर संसद को बढ़िया लगा,
राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी किया था, अगर उसको पारित कर दिया गया तो कानून बन जाएगा, और नहीं तो हवा हवाई में स्वाहा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रभाव कितने दिन होता है? मैक्सिमम 6 महीने, यानी कोई भी अध्यादेश कितना दिन तक रह सकता है? अधिकतम 6 सप्ताह, 6 माह, 6 सप्ताह। ठीक है, कोई दिक्कत? तब बोल रहा नहीं सर। नहीं हाँ सर। बोल बोला कर नहीं, चलिए। लेकिन ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति किस विषय पर, मतलब किस विषय पर कानून बना सकता है? ओनली संघ, ठीक है, और संवर्ती संवर्ती सूची के विषय पे अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन राज्य सूची के विषय पे अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और जब दोनों सत्र सदन में होते हैं तब राष्ट्रपति की शक्ति नहीं होती, वही जो हम लोग ज्ञान की बात कर लिए हैं। ठीक है, आगे सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति जो होता है सेना प्रमुख होता है, मतलब कि सेना प्रमुख आप पढ़ते हैं, थल सेना प्रमुख, जल सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख, लेकिन सब सीधे सेना प्रमुख, पूरा हेड सर्वा, सैन्य बल का सर्वोच्च कमांडर जो है राष्ट्रपति होता है, सारा पावर उसी के पास होता है, लेकिन उसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होगा। ठीक है, कंडीशनल जो है वो मतलब अपने अधीनस्थ अधिकारी से ही करता है, तो तीनों अधिकारी जो है उसके साथ, अभी तो सीडीएस भी बना दिया गया है। उसके बाद है राजनीतिक शक्ति। दूसरे एग्रीमेंट तो करे, ठीक है, कुछ करेंगे, खिलाना होगा, बता देंगे कि ठीक है। लो तो दिखा रहा है तुम कुछ यही कर तो कुछ हमको यहाँ बंदी दो दिया जाता है, मतलब बिल्कुल तो कुछ किया नहीं, जाओ घर जाओ। ठीक है, दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण में क्या किया जाता है बताए थे कि तुमको अगर रोरा उठवा रहा है, लाठी मतलब कि काम करवा रहा है, तो क्या किया जाएगा? कहेगा चलो बैठ के रहो। ठीक है, या अगर जो है मृत्यु दंड दे दिया है तो कहेगा कि नहीं, इसको काम करवाओ, पूरा जिंदगी जेल में रखो, यानी सिर्फ जो नेचर बदल दिया जाएगा। लघुकरण में क्या होता था? जो पनिशमेंट का प्रकृति चेंज होता था, तो वही है, देखिए इसमें लिखा होगा, तेरा स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाए, जिससे मृत्यु दंड को लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित करना हो गया। परिहार बोले थे, जखने आपके गर्दन में हार पहनाया जाएगा, समझिए आपका क्या हो गया, जिंदगी खत्म, टाइम कम। ठीक है, तो परिहार हाँ कम हो गया। तो इसमें दंड की प्रकृति नहीं बदलेगा। ठीक है, इसको टाइम पीरियड घटा देगा। 20 वर्ष का सजा है तो 10 वर्ष का कर देगा, 10 वर्ष का है तो 5 वर्ष का कर देगा, 2 वर्ष का है तो 1 वर्ष का कर देगा। ठीक है, लाइट डिम हुआ क्या स्क्रीन का? ठीक तो स्क्रीन में भाग गया सर। नहीं वो ये चार्ज जो है ना कम था ना, इसीलिए आपका स्क्रीन डिम हुआ होगा। दिखेगा दिखेगा, जाएगा कहाँ? तो हमरे जलवा है, देखिए दिख रहा है। चलिए, तो हो गया परिहार हम लोग देख लिए, लघुकरण देख लिए, क्षमा देख लिए। ठीक है, क्षमा है, लघुकरण है, परिहार है। ठीक है, उसके बाद एक बोल है प्रविलंबन। ठीक है, प्रविलंबन, किसी दंड विशेष पर मृत्यु दंड को जो है रोका जाता है। कब? जैसे कि आप मृत्यु दंड हाई कोर्ट दे दिया, बंदे ने गलती हो गया, हम अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। ठीक है, रोक दो इसको मृत्यु दंड कुछ दिन तक, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा, सुप्रीम कोर्ट भी मृत्यु दंड दे दिया, हम राष्ट्रपति का अपील करेंगे। तो प्रविलंबन, लंबन लंबा खींच के ले जा रहा है। ठीक है, ताकि दोषी को क्षमा याचना करने का मौका मिले। एक होता है विराम, बताए थे कि स्पेशल कंडीशन है, कोई महिला गर्भवती है
उसको पनिशमेंट देंगे, उसके अंदर जो बच्चा है उसको नहीं पनिशमेंट आप दे सकते हैं ना। कोई विकलांग है, किसी के साथ और कुछ कंडीशन हो गया है, मतलब उस स्थिति में हम क्या करते हैं, सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे गर्भवती स्त्री को सजा को कम कर देना, ऐसे मतलब विकलांग विकलांग ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया। जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं देर की जा सकती। मतलब राष्ट्रपति कह दिया कि जाओ, तुम्हें कोई काम नहीं इस देश मतलब की दुनिया में रहने का, तो फिर आपका कोई काम भी नहीं, आपको उठा ही लिया जाएगा फिर दुनिया से, मतलब उठा दिया जाएगा, उठा लिया। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां भारतीय संविधान के भाग 18 में 352 360 तक है। इसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद को परामर्श से 3 प्रकार की आपातकाल लागू की जा सकती है, युद्ध और बाह्य आक्रमण के और सशस्त्र विद्रोह के कारण जो है 352 के तहत, याद रखें युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह कल ही रहेगा, देखिएगा 352। राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल होने पे ये हमेशा लगते रहता है 356, इसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और एक बीपी आपात 360, न्यूनतम अवधि 2 महीना इसका होता है, ठीक है। ये अनकंडीशनल है, ठीक है, ये इसका 3 साल है, ठीक है, 3 साल है ना, 356 मैक्स 3 साल शायद। ये अनकंडीशनल है, मतलब कि जब तक कंडीशन नॉर्मल ना होगा, ये न्यूनतम 2 अवधि तक है, शायद दिया होगा। उसके बाद राष्ट्रपति को ऐसा किसी सार्वजनिक महत्व का प्रश्न पैदा ले ले तो सुप्रीम कोर्ट से पूछेगा कि हम तुमसे प्यार करते हैं, बताओ सही बात है कि गलत, तो बताएगा सही है, ठीक है, गलत है, जो भी कहना होगा। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से 103 143 मतलब 103 बोले 143 के अधीन जो है परामर्श लेगा, लेकिन वह परामर्श मानने के लिए बात नहीं है, गलत। इसमें स्पेशल कंडीशन अप्लाइड, क्योंकि अब हम बता रहे हैं तो आप लोगों को एडवांस बताना जरूरी है ना। देखिए अगर मानिए ये 1950 है, 50 मानते हैं ताकि आपको समझ में, जब से संविधान लागू हुआ उससे इधर और उससे इधर, अगर इधर का कोई मामला है, संविधान लागू होने से पहले का मामला है, तो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। लेकिन संविधान लागू होने का बाद का मामला है तो ऐच्छिक है, तो उसका मन, समझ रहे हैं ना। यस सर। यही कंडीशन उस पे भी है, सुप्रीम कोर्ट पे भी है। ये भी पढ़े होंगे कि सुप्रीम कोर्ट को मंत देगा, नहीं मंत नहीं देगा, नहीं, इधर का मामला है तो देना पड़ेगा, और इधर का मामला है तो मन नहीं, जो मन सो करेगा। कुछ दिन पहले अभी देखे होंगे अनुच्छेद 200 और 201 को लेकर झगड़ा हुआ था, तो यही है अपनी द्रौपदी मुर्मू जी सुप्रीम कोर्ट से 11 प्रश्न शायद पूछी थी, उसका जवाब आया था लंबा चौड़ा इसी अनुच्छेद पे था, ठीक है। तो ये स्पेशल कंडीशन अप्लाइड आपके दिमाग में डाल दी है। अब देखिए हमारे जैसा व्यक्ति क्वेश्चन बनाने बैठेगा तो हम यही बनाएंगे, और 1950 से पहले ला जाएगा, आपको गलती करा देंगे, तो आप मार्क करते रहिएगा जाके बार पूरा जिंदगी पढ़े, किताब में लिखा था वो तो हम देखे ही नहीं, कहाँ से ये तो गलत बता रहा है, ठीक है, क्योंकि आप वहां तक पहुंचे नहीं है, ठीक, इसीलिए वो आपको गलत लग रहा है, जो वहां तक पहुंच जाएगा आपको लगेगा सही है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति के वीटो शक्ति क्या कह रहा है, संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है, यही बात में कह रहे थे, याद आया 111, ठीक है। कह रहा उसके पास 3 विकल्प होता है अनुच्छेद 111 में, क्या क्या है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दे, एक्सेप्ट कर ले, जब भी कोई विधेयक एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो एक्ट हो जाएगा, कानून हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन है विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख ले, हम बोलवे नहीं करेंगे, जाओ हम रुसे हुए हैं। राष्ट्रपति अगर ऐसा कह दे तो वो अपने पास रख लेगा, अब आप घूमते रहिए जाइए, वो आप जब मानेगा उसको मनाइए, तब वो बात कुछ होगा उसको, नहीं तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। ये तीसरा कि वह विधेयक धन विधेयक अगर नहीं है, क्यों धन विधेयक क्यों नहीं, क्योंकि धन विधेयक को तो पहले राष्ट्रपति साइन करके आपको देता है, तो धन विधेयक को कैसे रोक सकता है, रिटर्न कर सकता है। तो वह विधेयक जो संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, कहेंगे फिर से इस पे विचार करके लाओ, तो धन विधेयक को हम क्यों कहते हैं कि धन विधेयक को नहीं लौटा सकता है, इसके पीछे क्यों रीजन है, आपसे हम यही पूछ सकते हैं कि धन विधेयक जो है क्यों नहीं लौटाएगा राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति तो पहले सिग्नेचर करके भेजा है, क्योंकि राष्ट्रपति से पहले स्वीकृति ले ली गई है कि सर ये धन विधेयक है, इसको करें पास, देख लीजिए यही बात इस समय, यही कंडीशन इस समय अप्लाई, यही बात की चर्चा, तो पहले पूरा पढ़ लिया, पहले समझ लिया, पहले सिग्नेचर कर दिया, तो फिर उसको रिटर्न करने का कोई तुक बनता है, अपने बात से मुकर जाने वाली बात हो गई, ठीक है। राष्ट्रपति का पद इतना अच्छा है, नहीं मुकर सकता है। अब 3 कंडीशन 111 के तहत कि वो विधेयक को स्वीकृति देगा, स्वीकृति सुरक्षित रहेगा, रूस जाएगा, या फिर वो क्या लौटा देगा, रूस चीन नहीं मतलब रूस जाएगा, वो वाला रूस है ना, ठीक। हालांकि यदि संसद द्वारा विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत कर दे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी होगी। यही कहता है कि राष्ट्रपति क्या है,
देख रहे हैं, सिर्फ नाम मात्र की कार्यपालिका कहेगा लौटा देंगे, लौटा ही देगा तो क्या ही कर लेगा संसद, फिर से कहेगा फिर से ले जाओ, फिर से दो उसके टेबल पे पटक दो, फिर से पटक दिया आपके टेबल पे लाकर, फिर आप कंडीशनल अप्लाई, आप साइन करेंगे नहीं करेंगे। चलिए, इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयक के संबंध में वीटो शक्ति है, होती है। यही थी वीटो शक्ति, लास्ट वाला, थर्ड वाला, जो विधेयक जो अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। चलिए, तो ये दो है आपका कंडीशन, ये कंडीशन नॉर्मल वाला है, ये दो नॉर्मल से बाहर कंडीशन। कह रहा वीटो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना। रोकने का दो तरीका है, कौन कौन रोकने का तरीका है? या तो अपने रख ले जेबी में, कुछ बोलबे नहीं करे, या तो आपको लौटा दे। कह रहा है कि राष्ट्रपति के 3 प्रकार की वीटो शक्ति है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति होती है। पहला है अत्यांतिक, अच्छा दिया है, चलो ठीक है, अत्यांतिक वीटो, ठीक है, निलंबनकारी वीटो, जीवी वीटो, ठीक है। देखते हैं, अरे अत्यांतिक वीटो क्या है? विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रख लेना। जो बोले थे बार बार कि रूस चले जाएगा, ठीक है, तो रूस जाएगा तो अत्यांतिक वीटो। एक निलंबनकारी विधेयक, जब विधेयक द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके। कह रहा है जो विधेयक साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके, मतलब कि जो हम आपको लौटा रहे थे, लौटा दिए तो फिर आप जो उधर से पास करके भेज दिए, तो पास करके भेज दिए, वीटो गया तेल लेने, ठीक है। एक है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। विधेयक जो है, पारित विधेयक कोई निर्णय नहीं करना, मतलब वो कुछ निर्णय ही ले ले रहा उस पर, ठीक है, तो हो जाएगा आपका जेबी वीटो। इसका प्रयोग हुआ है भारत, हम डिटेल से देख लेते हैं। पर अत्यांतिक वीटो क्या है? इसके संबंध में राष्ट्रपति उस शक्ति से है जिसमें संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता। यह वीटो निम्न 2 मामलों में प्रयोग किए जा सकते हैं, अत्यांतिक वीटो। कौन कौन में? गैर सरकारी सदस्य के विधेयक के संबंध में, यानी जो सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य क्या होता है? वैसा सदस्य जो मंत्री नहीं है वो गैर सरकारी, जो मंत्री है वो सरकारी सदस्य, बस। यानी संसद का सदस्य जो मंत्री नहीं है वो क्या कहलाएगा? गैर सरकारी सदस्य। भले संसद का सदस्य होगा, यानी संसद होगा लेकिन मंत्रिमंडल में नहीं होगा तो गैर सरकारी है। तो अत्यंतिक वीटो का प्रयोग गैर सरकारी सदस्य के विधेयक पे। दूसरा कह रहा है सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे, ठीक है, मंत्रिमंडल क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया, ठीक है, तब। और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे, यानी दोनों कंडीशन में अत्यंतिक वीटो का प्रयोग होगा। पहला कि जो है अनेर धुनेर जाके वहां पे विधेयक रख दे, मतलब कि जो मंत्रिमंडल में नहीं है, दूसरा। और दूसरा कंडीशन है कि जब मंत्रिमंडल जो इस विधेयक को लाया था वो रिजाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया, किसी कारण से सदन में नहीं है, ठीक है, और राष्ट्रपति के पास विधेयक पहुंच गया है, उसके बाद ही कंडीशन अप्लाई हुआ है, सरकार गिरी है। और नया जो विधि मंत्रिमंडल आ रहा है वो कह रहा है राष्ट्रपति की ई विधेयक पर साइन नहीं करिएगा आप, नहीं तो बुरा हो जाएगा, हमसे बुरा कोई नहीं, ठीक है, नहीं तो हम आप पे लाएंगे वहां भी हो। तो बेचारा राष्ट्रपति कहेगा ठीक है तुम जैसा कहो। तो ये 2 कंडीशन में अत्यंतिक वीटो का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए, अब है निलंबनकारी वीटो। कह रहे निलंबनकारी क्या है? राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब किसी विधेयक पर संसद को पुनर्विचार हेतु लौटाना होता है। यह संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन द्वारा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी बाध्यकारी है। इसका अर्थ ये हुआ कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो को साधारण बहुमत से क्या किया जा सकता है? खारिज किया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन ये होगा हमारी तरफ से कि राष्ट्रपति के किस वीटो को संसद साधारण बहुमत से खत्म कर सकता है या निरस्त कर सकता है? देख रहे इधर से इसे इधर पहुंचना है हमको, इधर से इधर हो जाएगा निलंबनकारी वीटो, ठीक है। ये तभी वही नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है जो आराम से इसको पढ़ा होगा, समझा होगा। चलिए, कर राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोक कर रख सकता है, परंतु संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। साधारणतः राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति उस समय दे देता है जब संसद में उसकी पूर्व अनुमति प्रस्तुत किया जाता है। बताए थे ना, का इतनी बात लिखा ज्ञान की सब गया, एक वर्ड है सिर्फ कि न तो उस पे निलंबनकारी वीटो का यूज होगा, ना कुछ, खाली कुछ के लिए होल्ड कर सकता है, उसको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। क्यों? पहले से तो उससे आकर पूछ लिया था कि इसको लाएं, तो बोला था हाँ ले आओ, लो सिग्नेचर मेरा है इस पे। तो फिर कैसे वो किस मुंह से कहेगा कि हम इसको मानवे नहीं करेंगे? कोई मतलब ही नहीं मानने का, ये बात कहने का, तो मानना ही पड़ेगा उसको। उसका जीवे वीटो, जेबी वीटो मतलब जे पॉकेट वीटो, मतलब पॉकेट में रख लेना। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने की निर्णय लेने की सीमा का अभाव है। यही कंडीशन का अप्लाई अभी झगड़ा हुआ था, ये राष्ट्रपति के और ये क्या बोलते हैं इसका
राज्यपाल के अनुच्छेद को लेकर। तो राज्यपाल को लेकर मामला हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को कि 1 महीना और 3 महीना का शायद टाइम पीरियड दिया था। राष्ट्रपति उठी और 143 की तरफ 11 क्वेश्चन पूछती और सुप्रीम कोर्ट धाराशाही हो गया। ठीक है, अभी जो अगर पॉलिटिक और बहुत गौर से आप लोग देख रहे होंगे न्यूज पेपर में, तब दक्षिण भारत के राज्य में कांड हुआ था, अभी फिर कांड बढ़ा है। जेबी तो यही कहता है कि जब विधेयक पे अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की जो है सीमा नहीं है राष्ट्रपति के पास या राज्यपाल के पास, यानी संसद जो है मानिए पारित करके राष्ट्रपति के पास विधेयक भेज दिया, अब कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आज साइन करेगा, कल साइन करेगा, परसों करेगा कि 2 साल बाद करेगा, कुछ टाइम फिक्स नहीं है। संविधान में सर लिख लेने हैं, ठीक है, इतना दिन में राष्ट्रपति को साइन करना है। अब इसी लूप होल का क्या करता है, इसी लूप होल का प्रयोग राष्ट्रपति या राज्यपाल ज्यादा करता है, क्योंकि राज्यपाल जो है मानिए कि बीजेपी का है, सोचिए, ठीक है, राज्य से राज्य में, उस राज्य में सरकार, तेलंगाना में मान लीजिए कि टीएमसी, छोड़िए टीएमसी तेरा पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल कंडीशन लीजिए, टीएमसी का है, तो राज्यपाल सिग्नेचर नहीं मारता है, ठीक है, मारवे नहीं करेंगे, जाओ, क्यों, क्योंकि ये बीजेपी के आदमी और ये टीएमसी की सरकार है, ठीक है, तो लटकैले है आपको कानून। एन रवि जो है केरला के थे, बहुत विधेयक लटका दिए थे, बहुत वहीं से मामला उठा था, झगड़ा हुआ था कि राज्यपाल ऐसे करेगा तो राज्य की जो सरकार है वो काम ही नहीं कर पाएगी ठीक से, तब सुप्रीम कोर्ट टाइम पीरियड दिया था। ठीक है, इसको एक बार देखिएगा आप लोग, ठीक है, इतना हम समझाने के लिए बोल दिया। अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसकी प्रस्तुति किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग उदाहरण 1986 में संसद द्वारा पारित डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानेंद्र सिंह ने कोई निर्णय लिया, फोकट में रख के सो गए, ठीक है, पता ही नहीं कि क्या हुआ। 3 वर्ष पश्चात 89 में अगले राष्ट्रपति अरविंद रमन ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के पास पुनर्विचार के लिए भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का मतलब सोचिए 1986 में संसद ने उसे पास करके दिया, वो जेबी में रख के सो गए और वो हट गए। 1989 में दूसरा राष्ट्रपति आए तो बोले अच्छा अच्छा ये पिछला राष्ट्रपति जेबी में रख कर जो सो गए थे वो ये रख ले है, अच्छा अच्छा इसको रिटर्न करो यार। अगर तब तक सरकार भी बदल गया था, उसको भेजा, वो जाकर रद्द कर दिया, बताइए, समझ रहे राष्ट्रपति का पावर, ये राष्ट्रपति का विवेकाधीन शक्ति है, ठीक है, ये राष्ट्रपति को थोड़ा जिंदा करता है, यानी आत्मज्ञान है कुछ। हो गया बस। भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिश पर वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट 112, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों और राष्ट्रीय जनजातियों के प्रतिवेदन संसद पटल पर रखा जाता है। देखिए राष्ट्रपति जितने आयोग का गठन किया था ना, सब रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास जाता है, 1-2 को छोड़कर, इस पर देख लीजिए, 1-2 शायद लोकसभा के पास अध्यक्ष के पास जाता है, बाकी सब जो है राष्ट्रपति के पास जाता है मेन, और वो राष्ट्रपति के थ्रू जाता है संसद के पटल पे। तो क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा कि संसद के पटल पे पहले रिपोर्ट, जो आयोग होगा डायरेक्ट रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट का क्या करेगा, संसद के पटल पे रखेगा, ठीक है, कंडीशन अप्लाई। ये दिया वित्त आयोग 280 वाला, वो भी चाहे सिफारिश हो या वार्षिक वित्तीय विवरण बजट हो या फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो उसको बताए, ये एससी आयोग हो या ओबीसी आयोग हो, जो भी है वो सब रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा, राष्ट्रपति सदन में रखवाएगा। अब यहाँ पर कुछ व्यक्ति का नाम दिया है जो आप लोग याद होगा, राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, ठीक है, हम लोग पढ़े थे, पढ़ लिए थे ना व्यक्ति का नाम, 62 तक 52 से, ठीक है। एस राधा कृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार राष्ट्रपति, ये जो है लगातार जब तक ये थे राष्ट्रपति तब तक ये उपराष्ट्रपति रहे, और जब ये हटे तो 62 से 67 तक ये रहे। हाँ, बीबी गिरी, देखिए इसके नामे में है बी, अबी 2 बार बीबी, एक बीबी तो समरता नहीं, 2 बीबी कहाँ समरेगा, जखने हो गए बीबी दूसरे चक्कर की मत डलना, ठीक है, तो दिमाग चकरा देगा आपका, चक्कर आने लगेगा, तो बीबी गिरी मतलब दूसरे चक्कर की मत डलना, ठीक है। अब नाम है नीलम, नौ पहले ना हमारा विरोध कोई कर ही नहीं सकता है ना, तो नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव हार गए, ठीक है, और बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो पहले तो उनका ना हो गया, फिर भी उनका ना हो गया, मतलब 2 बार उनका ना हो गया, तो कैसे ना हो, पहले बार वो क्या हो, चुनाव हार गए और फिर जो है निर्विरोध हो गए, निर्विरोध हो गए। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। बाकी अब बताइए राष्ट्रपति से कुछ छूटा भी, कुछ ऐसा फैक्ट डाटा ऐसा कुछ भी आपको लग रहा है? नहीं सर। नहीं सर। हो गया, हो गया। कल देखते हैं राष्ट्रपति में 100 बोल डाल लेते हैं। 1 घंटा 13 मिनट लग गया।